राजा प्रताप सिंह की दो बेटियां थी। वो अपनी दोनों बेटियों को प्यार करते थे। पहली राजकुमारी का नाम कला और दूसरी राजकुमारी का नाम काव्या था। राजा को एक बेटी की चाह थी, रानी को बेटी की कोई चाह नहीं थी। वो अपनी दोनों बेटियों के साथ खुश थी। एक दिन राजा रानी से कहता है, मुझे बहुत चिंता सता रही है कि मेरी सिर्फ दो बेटियां हैं। इसमें आपको चिंता क्यों सता रही है? दोनों बेटियां आपकी ही है और अपनी संतान चिंता कैसे हो सकती है? मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मेरी दो बेटियां हैं, बल्कि मुझे अपने राज्य की चिंता है। कल को दोनों राजकुमारी की शादी हो जाएगी और मेरे बूढ़े हो जाने के बाद राजा यहाँ का राजकुमार ही बनता है। लेकिन मुझे बेटा नहीं हुआ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमें एक बेटे के बारे में सोचना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब आप यहाँ के राजा हो तो इस राज्य के भविष्य के बारे में सोचना भी आपकी जिम्मेदारी है। इस तरह राजा रानी को एक बेटा होने की इच्छा थी। कई महीनों बाद रानी गर्भवती होती है और 9 महीने बाद रानी को तीसरी बार बेटी हो जाती है। राजा की दोनों राजकुमारियां बहुत खूबसूरत थी, लेकिन ये तीसरी काली पैदा हुई थी। पूरे राज्य में शोर मच गया कि राजा के यहाँ तीसरी बार लड़की पैदा हुई है, वो भी काली। रानी परेशान होते हुए राजा से कहती है, महाराज, आपकी दोनों बड़ी बेटियां कितनी खूबसूरत है और ये इतनी काली। हमें तो तीसरी बार इस राज्य के लिए राजकुमार चाहिए था, लेकिन बेटी वो भी काली, इससे तो कोई विवाह भी नहीं करेगा। ये सब तुम्हारी लापरवाही का नतीजा ही होगा। तुमने खुद का अच्छे से ध्यान नहीं रखा होगा, तभी ये काली पैदा हुई है। राज्य का राजकुमार चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गई। ले जाओ इसे मेरे सामने से, मैं इसकी शक्ल देखना नहीं चाहता हूँ। सच बताऊं, मैंने भी बेटी की चाह रखी थी, लेकिन मुझे बेटी हो जाएगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ये मैं भी जानता हूँ कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं इसे अपनी पहली दोनों बेटियों की तरह बिल्कुल प्यार नहीं करूँगा। लेकिन जो भी हुआ, ये हमारी बेटी है। हमें अपनी ही बेटी के साथ इस तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं नहीं मानता इसे अपनी बेटी, ये मेरी भूल है। इतना बोलकर राजा वहाँ से चले जाते हैं। रानी अपनी तीसरी बेटी का नाम काशी रखती है। काशी को अपने पिता का प्यार बिल्कुल नहीं मिलता था। रानी अपनी जिम्मेदारी समझकर काशी का ध्यान रखती थी और उसे प्यार भी करती थी। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं और काशी बड़ी हो जाती है। एक दिन काशी अपनी दोनों बड़ी बहनों के साथ बैठी थी। राजकुमारी कला राजकुमारी काशी को कहती है, काशी, मुझे नहीं लगता कि तुम हम दोनों की बहन हो। अगर तुम हमारी बहन होती तो हमारी तरह खूबसूरत होती। हाँ काशी, मुझे तो ये भी लगता है कि तुम्हें रानी माँ पक्का कहीं से उठा कर लाई होगी। वो क्या है ना, हमारी रानी माँ बहुत दयालु है। तुम्हें कहीं सड़क के कोने पर देखा होगा तो उठा कर ले आई होगी। तभी वहाँ पर रानी आ जाती है। राजकुमारी काशी रानी से कहती है, रानी माँ, देखो ना, दीदी कह रही है कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ और ना ही उनकी बहन। अगर मैं काली हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर? दोनों दीदी मेरा इतना मजाक क्यों बनाती हैं? क्यों बनाते हो अपनी छोटी बहन का इतना मजाक? देखना, एक दिन एक सुंदर सा राजकुमार आएगा और इससे विवाह करेगा। जब इसका विवाह हो जाएगा, तुम दोनों रोते रहना इसकी याद में। खूबसूरत राजकुमार, वो भी इस काली को? वैसे रानी माँ, हम दोनों को इसकी कभी याद नहीं आने वाली है, क्योंकि हम इसे अपनी बहन ही नहीं मानते। हाँ माँ, और वैसे भी इसे तो पिताजी भी बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं। वो बस हम दोनों को प्यार करते हैं। रानी माँ, पिताजी मुझे क्यों नहीं पसंद करते? क्या मैं काली हूँ इसलिए वो मुझे पसंद नहीं करते? मेरा भी मन करता है कि पिताजी मुझे दोनों दीदी की तरह प्यार करें, लेकिन वो तो मेरी तरफ देखते तक नहीं है। आप उनसे कहती क्यों नहीं हो रानी माँ कि वो भी मुझे प्यार करें? ये समय इन बातों का नहीं है। तुम अभी अपने कक्ष में जाओ, क्योंकि थोड़ी देर बाद तुम्हारे पिताजी यहाँ आने वाले हैं। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे। राजकुमारी काशी अपने कक्ष में चली जाती है। थोड़ी देर बाद राजा रानी के पास आते हैं। कल हम सबको मेरे दोस्त राजा प्रताप सिंह की बेटी के विवाह में जाना है। राजकुमारी काशी भी चल सकती है क्या?
मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है उसका नाम मत लिया करो मेरे सामने। मैं महल में तो उसकी शक्ल नहीं देखता और उसे मैं उत्सव में लेकर जाऊंगा। इतना बोलकर राजा वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन राजकुमारी कला और राजकुमारी काव्या उत्सव में जाने के लिए तैयार हो रही थी। राजकुमारी काशी उनके कक्ष में जाती है। आप दोनों तैयार क्यों हो रही हो? महल में तो कोई उत्सव नहीं है। हम पिताजी की मित्र की बेटी की विवाह में जा रहे हैं। मुझे क्यों नहीं बताया? मैं अभी तक तैयार नहीं हुई। मैं जल्दी से तैयार होकर आती हूँ। तुम्हें तैयार होने की कोई जरूरत नहीं है। पिताजी ने तुम्हें हमारे साथ चलने से मना किया है। चुपचाप अपने कक्ष में जाओ। तुम इस लायक नहीं जो हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाए। राजकुमारी काशी को बहुत बुरा लगता है और वो अपने कक्ष में जाकर रोने लगती है। भगवान, आपने मुझे इतना कुरूप क्यों बनाया? मेरे अपने पिताजी ही मुझे अपनी बेटी नहीं मानते। मैं तो बस एक मजाक बनकर रह गई हूँ। जिसका पिता ही उससे नफरत करता हो उसका जीना व्यर्थ है। तभी अचानक राजकुमारी काशी के कक्ष में एक परी प्रकट होती है। परी राजकुमारी काशी से कहती है, राजकुमारी काशी, तुम रोना बंद करो। आप यहाँ? हाँ, मैं तुम्हें यहाँ कुछ बताने आई हूँ। क्या? कुछ साल पहले तुम्हारे पिताजी ने हमारे परीलोक की एक परी का बहुत मजाक बनाया था। लेकिन क्यों? क्योंकि वो परी काली थी। तुम्हारे पिताजी के मजाक बनाने के बाद काली परी को बहुत गुस्सा आया था और उन्होंने तुम्हारे पिताजी को काली राजकुमारी होने का श्राप दिया। श्राप मिलने के बाद भी तुम्हारे पिताजी ने काली परी का बहुत मजाक बनाया। तुम्हारी दोनों बड़ी बहनें खूबसूरत है, लेकिन तुम्हारी वजह से ये श्राप पूरा हुआ। लगता है राजा रानी को इस बारे में याद नहीं है। लेकिन परी, ये सब कुछ मुझे क्यों भुगतना पड़ रहा है? मुझे अपने पिताजी का प्यार चाहिए। मैं गोरी होना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि इससे पिताजी को कोई सबक मिला है, बल्कि जो हो रहा है मेरे साथ हो रहा है। मैं तुम्हें गोरी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक तरकीब बता सकती हूँ। जिस दिन तुम्हारे पिताजी को अपनी गलती का पश्चाताप हो जाएगा, उस दिन तुम गोरी हो जाओगी। उसके बाद परी वहाँ से गायब हो जाती है। राजकुमारी काशी अपने मन में सोचती है, पिताजी तो मुझे अपने आसपास भी नहीं रहने देते हैं और ऊपर से उन्हें ये सब याद भी नहीं है। पिताजी को अपनी गलती का पछतावा कैसे होगा? राजकुमारी काशी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। तभी कुछ दिनों बाद राजा शिकार पर जाते हैं और शिकार करते हुए एक जंगली जानवर राजा पर हमला कर देता है। जंगली जानवर ने राजा पर बहुत गहरा हमला किया था, जिसकी वजह से राजा बहुत घायल हो जाते हैं। वो चोट इतना गहरा था कि बड़े बड़े हकीम भी उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे। ये सब देखकर राजकुमारी काशी रानी से कहती है, रानी माँ, पिताजी को बहुत चोट आई है। कोई उन्हें ठीक नहीं कर पा रहा। वो यहाँ के राजा हैं। उनका इतने दिनों तक घायल रहना राज्य के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ। लेकिन तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं, फिर भला तुमसे सेवा क्यों करवाएंगे? रानी माँ, मैं पिताजी के पास एक हकीम का रूप लेकर जाऊंगी। आप बस इतना बोल देना कि मैं दूर किसी गांव की हकीम हूँ जो उनकी चोट ठीक करने आई हूँ। पर तुम अपने पिताजी को कैसे ठीक कर पाओगी? ठीक होने के लिए असरदार दवाइयों की भी जरूरत होती है। आप वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए। बस मैंने जो आपको कहा है इसके लिए आप मेरी मदद कर दीजिए। रानी राजकुमारी काशी की बात मान लेती है। उसके बाद राजकुमारी काशी अपने कक्ष में जाती है और परी को याद करती है। परी वहाँ पर प्रकट हो जाती है। परी, मुझे अपने पिताजी की चोट के लिए एक असरदार दवाई चाहिए। यहाँ की किसी भी प्रकार की दवाई ने उन पर कोई असर नहीं किया है, इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। परी अपनी शक्ति से वहाँ कुछ औषधि प्रकट करती है। ये हमारे परीलोक की बहुत शक्तिशाली औषधि है। तुम ये अपने पिताजी की चोट पर लगा देना और देखना कुछ ही दिनों में वो पहले की तरह स्वस्थ हो जाएंगे। राजकुमारी काशी परी को धन्यवाद करती है। उसके बाद राजकुमारी काशी एक हकीम का रूप लेकर दुपट्टे से अपना मुंह ढक लेती है और रानी के पास जाती है। राजकुमारी काशी रानी को सारी बातें बताती है।
फिर रानी राजकुमारी को राजा के पास लेकर जाती है। ये तुम किसे लेकर आई हो और ये अपना चेहरा क्यों ढक रखी है? महाराज, मैं आपकी चोट ठीक करने के लिए दूर गांव से हकीम लेकर आई हूँ। मुझे अभी तक जितने हकीम आए हैं कोई ठीक नहीं कर पाया, फिर ये मुझे ठीक कैसे कर पाएगी? इन्होंने कई राजा राजकुमारी की चोट ठीक की है। इनकी दवाइयाँ बहुत असरदार होती है। मुझे पूरा विश्वास है इनकी निगरानी में आप ठीक हो जाएंगे। कुछ दिनों तक राजकुमारी काशी हकीम का रूप लेकर परी के दिए हुए औषधि से राजा की खूब सेवा करती है। धीरे धीरे राजा की चोट ठीक होने लगती है। तभी एक दिन राजकुमारी काशी राजा की चोट पर औषधि लगा रही थी। तभी अचानक खिड़की से जोर का हवा का झोंका अंदर आता है, जिसकी वजह से राजकुमारी का दुपट्टा चेहरे से हट जाता है और राजा उसका चेहरा देख लेते हैं। ये देखकर राजा हैरान रह जाते हैं। मतलब इतने दिनों से मेरी सेवा तुम कर रही थी? हाँ पिताजी, मुझे माफ कर दो। मैंने इसके बारे में आपको नहीं बताया। मुझे आपकी चोट देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने ऐसे करने का सोचा। तुम माफी क्यों मांग रही हो? माफी तो मुझे मांगना चाहिए कि अपनी ही बेटी से मैं नफरत कर रहा था। जिन दो बेटियों को मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, वो दोनों तो मुझे कभी देखने तक नहीं आती, और तुम इतने दिनों से अपना चेहरा छुपाकर मेरी सेवा कर रही थी। मुझे खुद पर धिक्कार है जो मैं अपनी बेटी से सिर्फ उसके काले रंग की वजह से नफरत करता था। मुझे सबक मिल गया है, अब मैं कभी भी किसी के काले रंग की वजह से उससे नफरत नहीं करूँगा। राजा को अपनी गलती पर पश्चाताप हो जाता है। तभी अगले ही पल राजकुमारी काशी अपनी दोनों बहनों से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। यह देखकर राजा रानी हैरान रह जाते हैं। उसके बाद राजकुमारी काशी राजा को काली परी के दिए हुए श्राप के बारे में बताती है। हाँ, अब मुझे याद आया। कई वर्ष पहले एक काली परी ने मुझे श्राप दिया था। मेरी पहली और दूसरी बेटी खूबसूरत हुई, जिसकी वजह से मुझे लगा कि उनका श्राप विफल हो गया है, लेकिन तुम्हारे पैदा होने तक इस बारे में मैं भूल ही गया था। राजा राजकुमारी काशी से माफी मांगने लगते हैं। राजकुमारी काशी अपने पिताजी के गले लग जाती है। इस तरह उस दिन से राजकुमारी काशी के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। एक बार की बात है, प्रतापगढ़ नाम के एक राज्य में राजकुमार विशाल अपने पिता राजा चंद्रशेखर के साथ रहते थे। राजकुमार विशाल को विश्व का भ्रमण करने का बहुत शौक था और हमेशा से उनका ये सपना था कि वो पूरे विश्व का भ्रमण करे। एक दिन अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए वो अपने माता और पिता से विदा लेकर विश्व के भ्रमण पर निकले। उन्होंने अकेले कई दिन और कई रात तक भ्रमण किया। कुछ ही महीनों में उन्होंने काफी दूरी तय कर ली, लेकिन कुछ महीनों बाद उनके पास मौजूद सारा भोजन खत्म हो गया। अब उन्हें किसी मददगार की आवश्यकता थी। अब उनके पास ना खुद खाने के लिए भोजन था और ना ही अपने घोड़े को खिलाने के लिए चारा। अचानक चलते चलते उनको एक बहुत ही सुंदर महल दिखाई दिया, जिसे देखकर राजकुमार बहुत खुश हुए। उन्होंने महल के बाहर अपने घोड़े को चढ़ने के लिए छोड़ दिया, जहाँ हरी हरी घासें थी। जब वो महल के अंदर गए तो वहाँ उन्हें टेबल पर बहुत स्वादिष्ट भोजन रखे हुए दिखे। भोजन को देखकर राजकुमार से सब्र नहीं हुआ और वो वहाँ बैठकर खाने लगे। तभी वहाँ पर एक डरावनी सी दिखने वाली चुड़ैल आई, जिसे देखकर राजकुमार घबरा गए। तभी चुड़ैल ने कहा, आप घबराइए मत राजकुमार, मैं सिर्फ दिखने में डरावनी और खतरनाक हूँ। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। लेकिन आपको देखकर तो ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे आप रोजाना इंसानों का मांस खाती हो। चुप हो जाओ। जरूरी नहीं है कि जो तुम्हें लग रहा है वो सच है। मैं एक जादू की परी हूँ। कुछ डायनों ने मुझ पर जादू करके मुझे ऐसा बना रखा है। यदि तुम एक रात इस महल में गुजारोगी तो उन डायनों का जादू मेरे ऊपर से हट जाएगा। मुझे माफ करना, लेकिन एक चुड़ैल की उपस्थिति में मैं इस महल में एक रात कैसे गुजार सकता हूँ? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। तुम चिंता क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल ने राजकुमार को एक बहुत ही सुंदर परी की फोटो दिखाई।
और फोटो दिखाते हुए बोली, ध्यान से देखो, ये मेरी तस्वीर है। आप तो बहुत खूबसूरत हो। धन्यवाद। यदि रात भर रुककर तुम मुझ पर से ये जादू तोड़ने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुमसे विवाह करूंगी। ये मेरा वादा है तुमसे। तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वैसे मेरा नाम विशाल है और मैं विश्व के भ्रमण पर निकला हूँ। मैंने आधे से ज्यादा भ्रमण कर लिया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद विशाल। अब मैं तुमसे कल मिलूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली गई। राजकुमार थके होने के कारण गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह जब उसकी आँख खुली तो उसके सामने एक बहुत खूबसूरत परी खड़ी थी। वो अपनी फोटो से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तुम तो अपनी तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। मेरा नाम सेजल है। तुमने मुझ पर से जादू हटाने में मेरी मदद की है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। उसी दिन दोनों ने विवाह कर लिया और वह राजी खुशी रहने लगी। वो साथ में बहुत खुश थे। इसी तरह कुछ समय गुजर गया। एक दिन सेजल परी विशाल राजकुमार के पास आई और बोली, क्या बात है, तुम उदास क्यों लग रहे हो? मुझे मेरे पुराने घर की याद आ रही है। मुझे अपने बूढ़े माता पिता से मिलने की इच्छा हो रही है। अगर ऐसा है तो तुम्हें जाना चाहिए। जब तक तुम वापस लौट कर नहीं आ जाते, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना कहकर परी एक पोटली लेकर आती है जिसके अंदर कुछ बीज थी। उन बीजों को देखकर राजकुमार कहते हैं, इसमें क्या है प्रिय? इसमें जादुई बीज है विशाल। तुम इसे लेकर जाओ और थोड़ी थोड़ी दूरी पर इन बीजों को फेंकते रहना। तुम जहाँ इन बीजों को फेंकोगे उस जगह तुरंत एक बहुत घना पेड़ उग जाएगा और वो पेड़ मुझे तुम्हारी सलामती का संकेत देगा। तुम सच में जादू की परी हो। तुम्हारे पास बहुत अद्भुत अद्भुत चीजें हैं। मैं तुमसे शादी करके बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ विशाल। राजकुमार विशाल ने परी से विदा लिया और वो अपने घर की तरफ चल गया। राजकुमार कुछ दिनों तक जहाँ कहीं भी गया, उसने अपनी पोटली से निकालकर जादुई बीज फेंके और उसके ऐसा करते ही वहाँ पर बहुत ही विशाल फलों से भरा हुआ पेड़ उग जाते थे। एक दिन उसे कुछ औरतें दिखाई दी जो बैठकर आपस में बातें कर रही थी। उनके पास में एक बर्तन में खाना उबल रहा था, जबकि उसके नीचे आग भी नहीं जल रही थी। ये देखकर राजकुमार अचंभित हो गया और उन औरतों के पास जाकर बोला, ये आपके बर्तन में खाना कैसे बन रहा है? क्योंकि नीचे आग तो जल ही नहीं रही है। तभी उनमें से एक औरत बोली, अभी तुम्हें हमारी शक्तियों का अनुभव नहीं है। हम तीनों डायने हैं और हमारे अंदर बहुत शक्ति है। अरे जाओ जाओ, आपकी बातों पर मुझे विश्वास नहीं है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरे पास कितना जादू है। ऐसा कहकर राजकुमार अपनी पोटली से एक बीज निकालता है और उसे बगल में फेंक देता है। उसके ऐसा करते ही वहाँ पर एक बहुत विशाल पेड़ उग जाता है और उसमें फल भी लग जाते हैं। तभी एक डायन दूसरी डायन से कहती है, आखिर इसे ये जादू के बीज मिले कहाँ से? ऐसे बीज तो सिर्फ उस जादू की परी के पास ही थे जिसे हम लोग चुड़ैल बनाकर आए थे। लगता है इस लड़के ने उस पर किया हुआ हमारा जादू तोड़ दिया है। इसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसे अगले 3 महीने तक सुला देते हैं। राजकुमार समझ गया था कि ये वही डायन है जिन्होंने जादू की परी सेजल पर जादू किया था, लेकिन राजकुमार को ये समझते हुए देर हो गई थी। वो डायने अपने जादू से राजकुमार को 3 महीनों के लिए सुला देती है। जल्द ही जादू की परी सेजल को इस बात का पता चल गया कि राजकुमार के द्वारा लगाए गए सभी पेड़ मुरझा गए हैं और उनकी पत्तियां झड़ गई हैं। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। लगता है मेरा पति किसी मुसीबत में है। इतना सोचकर वो जादू की परी सेजल राजकुमार को ढूंढने निकल गई। वो अपने पति के द्वारा लगाए गए पेड़ों वाले रास्ते पर ही चल रही थी। कुछ दूरी तय करने के बाद उसको उसका पति सोया हुआ दिखा। उसने अपने मन में सोचा, ओहो, ये तो सो रहे हैं। मैं खामखा परेशान हो रही थी। विशाल, उठो, देखो मैं आपके पास आई हूँ। सेजल राजकुमार को उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो तो नींद से जागने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये देखकर उसको गुस्सा आ जाता है। गुस्से में आकर सेजल कहती है, मैं कब से इसको उठाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इसको तो मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही। इसके लिए मुझसे ज्यादा कीमती इसकी नींद है। हे जादू की हवा परी,
इस इंसान को उठाकर मेरी नजरों से बहुत दूर कर दो। गुस्से गुस्से में सेजल के मुंह से बहुत गलत निकल जाता है। तभी वहाँ पर जादू की हवा परी आती है और सेजल के सामने से विशाल को उठाकर ले जाती है। तुरंत ही सेजल को अपने शब्दों के लिए अफसोस होने लगता है, लेकिन अब तो देर हो चुकी थी। जी मैंने क्या किया? गुस्से में आकर मैंने कितने गलत शब्द निकाल दिए। वो वहाँ बैठकर बुरी तरह रोने लगी। दूसरी तरफ जादू की हवा परी ने बहुत दूर ले जाकर राजकुमार विशाल को फेंक दिया। 3 महीने पूरे होते ही राजकुमार विशाल की नींद खुली तो उन्होंने अपने आप को किसी अनजान सी जगह पर पाया। अरे मैं यहाँ कैसे आ गया? मुझे यहाँ कौन लेकर आया है? इतना सोचकर राजकुमार विशाल चलकर थोड़ा आगे जाने लगा। थोड़ी दूर चलने पर उसे 2 छोटी बच्चियाँ नजर आई, जिनके हाथ में एक जादुई कालीन और एक गायब होने वाली जादुई टोपी थी। दोनों आपस में लड़ रही थी। मुझे कालीन और जादुई टोपी दोनों चाहिए। लेकिन माँ ने हम दोनों को एक एक चीज लेने को कहा था। तुम दोनों चीजें कैसे ले सकती हो? उन दोनों को एक दूसरे से लड़ता देख राजकुमार विशाल उनके पास जाता है और कहता है, क्या हुआ? तुम दोनों छोटी बच्चियाँ आपस में लड़ क्यों रही हो? दरअसल बात ये है कि हमारी माँ एक जादूगरनी थी और वो मर चुकी है। मरने से पहले उन्होंने हमें ये जादुई कालीन और जादुई गायब होने वाली टोपी दी थी। अब ये कह रही है कि दोनों चीजें इसी को चाहिए। ऐसे भला कैसे हो सकता है? बस इतनी सी चीज के लिए तुम दोनों आपस में लड़ाई कर रही हो? मैं तुम्हारा झगड़ा अभी खत्म करवा सकता हूँ। लाओ ये दोनों चीजें मुझे दे दो और तुम अपनी आंखें बंद करो। मैं अभी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके ये डिसाइड कर देता हूँ कि दोनों चीज किसको देनी है। वो दोनों बच्चियां ऐसा ही करती है। उनकी आंखें बंद करते ही राजकुमार जादुई कालीन पर बैठकर वहाँ से रवाना हो जाता है। उड़ते उड़ते उसको जमीन पर एक झोपड़ी नजर आती है। वो झोपड़ी के पास रुकता है और अंदर जाता है। अंदर उसे एक बहुत खूबसूरत परी दिखती है जिसका नाम जाहिरा था। राजकुमार अंदर जाकर उस परी से कहता है, मेरा नाम विशाल है। मैं एक मुसाफिर हूँ, लेकिन मैं रास्ता भटक गया हूँ। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। क्या आप खाने के लिए मुझे कुछ दे सकती हो? ठीक है, मैं तुम्हें भरपेट खाना खिला दूंगी। आओ यहाँ बैठ जाओ। राजकुमार परी के पास जाकर बैठ जाता है। तभी परी ताली बजाती है और उसके सामने बहुत स्वादिष्ट भोजन प्रकट हो जाते हैं। ये देखकर राजकुमार अचंभित रह जाता है और कहता है, क्या तुम भी जादू की परी हो? हाँ, लेकिन तुम्हारा तुम भी से क्या मतलब है? क्या तुम किसी और जादू की परी को भी जानते हो? हाँ, मेरी एक पत्नी है, वो भी जादू की परी है। कहीं उसका नाम सेजल तो नहीं है? हाँ, यही नाम है उसका। लेकिन तुम उसे कैसे जानती हो? वो मेरी बहन है। देखो, इत्तेफाक से तुम्हें भी यहाँ आना हुआ। फिलहाल तुम खाना खाओ। राजकुमार भरपेट खाना खाता है। उसके खाना खाते ही प्लेट वहाँ से अपने आप गायब हो जाती हैं। फिर राजकुमार कहता है, आप तो जादू की परी है ना? आपके लिए मुझे इस जगह से निकालना बहुत आसान होगा। कृपया कर मुझे मेरी पत्नी के पास छोड़ दीजिए। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। लेकिन मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? इससे मुझे क्या लाभ होगा? मतलब मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, लेकिन तुम्हारे साथ मैं भी चलूँगी। सीधा सीधा कहिए, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं तुमसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। लेकिन मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर तक सोच विचार करने के बाद राजकुमार जाहिरा परी की शर्त मंजूर कर लेता है और फिर वो दोनों विवाह कर लेते हैं। विवाह करने के बाद जाहिरा परी ताली बजाते हुए कहती है, हे हवा की परी, जल्दी मेरे समक्ष आओ। उसके इतना कहते ही हवा की परी वहाँ आ जाती है और वहाँ बहुत तेज हवाएं चलने लगती है। शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें इस युवक को और मुझे हमारी मंजिल तक छोड़ना होगा। ठीक है, मैं ऐसा कर दूंगी, लेकिन उससे पहले राजकुमार को मेरी शर्त मंजूर करनी होगी। तुम कैसी शर्त की बात कर रही हो? कहीं तुम ही तो? हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा। मेरी शर्त ये है कि तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। लेकिन मैं तो पहले ही 2 विवाह कर चुका हूँ।
मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने मेरी शर्त मंजूर नहीं की तो मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक कभी नहीं लेकर जाऊंगी। और तुम अपनी मंजिल से इतनी दूर हो कि पैदल चलकर जाने में तुम्हें 30 साल लग जाएंगे। राजकुमार के पास और कोई रास्ता नहीं होता। वो उसे भी विवाह के लिए हाँ कर देता है। उसके बाद हवा परी के साथ राजकुमार विवाह कर लेता है। फिर हवा परी, जाहिरा परी और राजकुमार को लेकर सीधा सेजल परी के पास पहुंचती है। वो अपनी बहन जाहिरा परी को देखकर बहुत खुश होती है। बहन, तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, पर अब हम मिल चुके हैं। अब हम साथ साथ रहेंगे। सेजल परी को बताया जाता है कि राजकुमार का जादू की तीनों परियों से विवाह हो चुका है। उसके बाद वो तीनों जादू की परियां एक साथ जादू करके राजकुमार को उनके असली घर पहुंचा देती है और खुद भी राजकुमार विशाल की पत्नी बनकर उनके साथ वहां रहने लगती है और सभी अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।